बड़ी उपलब्धि के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में उतर चुकी है। 4 साल 2 महीने के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह अक्सर सार्वजनिक मंच से ये बोलते हुए नजर आते थे कि CAA जल्द ही लागू किया जाएगा, ये भारत का कानून है, इसे हर हालत में लागू होना पड़ेगा। और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने इसे लागू कर दिया है और इसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर अब बीजेपी बता रही है और जनता के सामने प्रेजेंट कर रही है। CAA गृह मंत्री अमित शाह अक्सर मंच से कहते थे कि भारत का कानून है और इसे लागू होना ही पड़ेगा। इस पर आपका रुख क्या है? ये स्वागत योग्य है कानून, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, तो ये लागू कर दिए, ठीक है CAA, लेकिन इसी के साथ समान शिक्षा का अधिकार भी तो लागू करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी को, देश के जो है गृह मंत्री जी को, उस पर क्यों नहीं विचार करते हैं? ये स्वागत योग्य है, लेकिन ये देश के प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, देश से महंगाई समाप्त करूंगा, देश से बेरोजगारी समाप्त करूंगा, विदेशों में जमा काला धन ला के देश में खुशहाली लाऊंगा। उस पर तो बोलते नहीं गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी, क्यों नहीं बोलते हैं? यही रामराज है। आप किसान धरने पर बैठे कील काटे खुतवाएंगे, उनको गोली बारूद चलवाएंगे। जवान नौकरी मांगने आता है, एम में PhD करके, डिलीट करके, BTech MTech करके, D फार्मा M फार्मा करके आता है और उसके बाद नौकरी नहीं मिलती। B.Ed करके आता है, नौकरी नहीं देंगे बल्कि डंडे से पिटवाएंगे। क्या यही रामराज है? जब ये बात हम लोग करते हैं कहते हैं पूर्ववर्ती सरकारों में जाओ। अरे भाई, जंगल राज, माफिया राज, गुंडा राज को हम लोग हटाए, आपको पूर्ण बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत की सरकार बनवाए, तब भी आप भ्रष्टाचार नहीं समाप्त कर रहे हैं, महंगाई समाप्त नहीं कर रहे हैं। यानी आपके मुताबिक CAA से जरूरी था भ्रष्टाचार हटाना, शिक्षा पे काम करना? एकदम था, जरूरी था। इनके सरकार में देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी रोज कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। तहसील में चले जाइए, लेखपाल से लेके SDM तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। थाने में चले जाइए, चौकीदार से लेके थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। इतना ही नहीं, पूरे देश के MP, पूरे देश के MLA, पूरे देश के IAS IPS PPS PCS की संपत्ति का क्यों नहीं जांच करा रहे हैं? इनके बड़े बड़े घर गोमती नगर, लखनऊ में, नोएडा, गाजियाबाद में, नैनीताल में बड़े बड़े कृषि फार्म, और इनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका पढ़ रहे हैं। उसके बाद 5-5 स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर कहां से लाए, किसके नाम लिए हैं? इनकी संपत्ति जब्त किया जाए, इनकी जांच कराई जाए। ठीक है, ये तो जांच का विषय है, जब सरकार बदलेगी तो जांच होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है CAA हमने बहुत बड़ा काम किया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू करना। इस पर आपका क्या रुख है, क्या सोचते हैं? क्या ये सही कदम है सरकार का? CAA तो पहले लागू होना चाहिए था, जो अभी लागू हो रहा है। अच्छा, तो इसमें गुरेज कैसा है? मतलब मुस्लिम भाई तो ये कह रहे हैं कि ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। नहीं, मेरे देश के मुस्लिम ऐसा नहीं कर रहे, जो बाहरी मुस्लिम वही करे जो शरणार्थी है। मेरे देश के मुस्लिम तो खुश है CAA से, कौन कहता है कि नहीं कर रहे? मुस्लिम खुश है CAA से, लेकिन ये तो जो भैया है ये कह रहे हैं कि सरकार भ्रष्टाचार पे तो फेल है, लेकिन अब CAA पर दिख रही है, इसलिए वो भ्रष्टाचार का निगाह देख रहे हैं। हम विकास का निगाह देख रहे हैं, इसलिए मुझे विकास दिख रहा है। अच्छा, तो CAA विकास है आपके? विरोधियों को अगर सही काम करने वाले को भी अच्छा चीज नहीं दिखता है, ये आप जान लीजिए। विरोधी है क्या बीजेपी के? नहीं, विरोधी नहीं है हम। जो सरकार गलत करेगी उसके खिलाफ बोलेंगे, जनता का अधिकार है। नंबर 1 बात है, जो सत्ता में रहती उसी से जो है जनता सवाल कर सकती है। अभी देश के प्रधानमंत्री जी कुछ दिन पहले कहे, मेरे ताप से मेरे अगल बगल कोई भ्रष्टाचारी नहीं बढ़ सकता। अजीत पवार क्या है, शुभेंद्र अधिकारी क्या है, माननीय प्रधानमंत्री जी लगाए थे आरोप उन पे और स्वयं गले लगा रहे हैं। न वो जल रहे हैं, न जल रहे हैं। चाल चरित्र चेहरा भाजपा का बदल गया है। ठीक है, भाजपा का चाल चरित्र चेहरा बदल गया है, लेकिन देखिए मुसलमानों का साफ तौर पर कहना है कि रोजे की शुरुआत होने से पहले मुसलमानों के साथ ये अन्याय बीजेपी ने किया है। क्या वाकई आप इसे अन्याय के तौर पर देख रहे हैं मुसलमानों के साथ जो हुआ है? ऐसा है, मैं डॉक्टर TR सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल से हूँ जी। मैं पूरे भारत की 140 करोड़ जनता की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को शुभकामना और बधाई देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में अभी जो अधिसूचना जारी किया नागरिकता संशोधन कानून को लेके, पहले मैडम समझिए नागरिकता संशोधन कानून है क्या। अच्छा। ये 31 दिसंबर 2014 के तक जो शरणार्थी हैं, जो पाकिस्तान के हैं, जो अफगानिस्तान के हैं, जो बांग्लादेश के हैं, अगर वो भारत आए हैं
तो उनको पूरा सम्मान है, पूरा उनका जो है भारत की नागरिकता के साथ उनका सम्मान है और वो जितने भारत के संविधान में आर्टिकल है उसका लाभ लेंगे। उत्तर प्रदेश ने जो अभी अधिसूचना जारी किया, मैं डीजीपी को भी, मुख्यमंत्री को भी, सारे अच्छे सच्चे लोगों को बधाई शुभकामना देना। इससे किसी का नुकसान नहीं है। ये देखिए, भ्रम फैलाने वाले लोग जो हैं वो चाहे जिस पार्टी के हों, पार्टी का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो गुमराह करके देश के नागरिकों को जो है वो डिमोलाइज करते हैं और उसी का फायदा लेते हैं। बाकी मैं आपके चैनल को साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना। आप युवा हैं, अभी सीए को लेकर आपने अच्छे से मुझे लग रहा है समझ गए होंगे, आप इन्हीं के बगल खड़े थे, क्या है क्या नहीं है। देखिए, सीए को लागू करना ये सब जुमलेबाजी का काम है। आप रोजगार और भ्रष्टाचार पे और महंगाई बात करिए। अच्छा। अभी आप भर्ती निकली थी 60 लाख भर्ती, अच्छा। आप उसमें 60 लाख फार्म भरे गए, 60,000 भर्तियां थी, उसका पर्चा लीक हो गया, उस पर बात करिए। आप रोजगार भ्रष्टाचार बात करिए। और जरा आप इधर आइए, बहुत सारे लोग बीजेपी के समर्थन वाले भी हैं, बहुत सारे लोग बीजेपी के ऑपोजिशन में भी खड़े रहे हैं। देखिए, सीए को लेकर कह रहे हैं कि जुमलेबाजी है, ये जो सीए है ये सिर्फ बीजेपी ने एक और जुमला, एक और चुनावी शिगुफा दिया है। नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। अच्छा। जो लोग इस्लामिक देशों से 12-12, 15-15 साल से 1974 से यहाँ रह रहे हैं, तो उनको नागरिकता दिया जा रहा है। इसमें जुमलेबाजी क्या है? अच्छा, देखिए, आप तो उसको जुमलेबाजी कह रहे हैं, वो तो कह रहे जुमलेबाजी है ही नहीं भाई। अगर नागरिकता दे रहे हैं तो गलत है। भ्रष्टाचार, रोजगार, बेरोजगारी की बात करें ना, इस पे क्यों बात कर रहे हैं? अच्छा। इनको लागू कर दिया, इसको महिमा मंडन करने की क्या जरूरत है? अच्छा। आपने सही चीज लागू किया, ठीक है। महिमा मंडन मान रहे हैं क्या इसे? नहीं भाई, अब इन लोगों को लग रहा है ना भाई, किसी को नागरिकता दी जा रही है, किसी की नागरिकता छीनी नहीं जा रही है। मतलब इससे पहले भी नागरिकता देने का प्रावधान था हमारे देश में। सोनिया गांधी को नागरिकता मिली थी देश की, फिर उसको इतना विवादित घुमा फिरा के विवादित बना के सीए लागू करने की क्या जरूरत थी? अच्छा, आपके मुताबिक ये गलत है? नहीं, इससे पहले अगर नहीं होती तो सोनिया गांधी को कैसे मिली? अगर लोगों को मिल रही है तो इसको फिर सीए, यूए, पीए, न जाने क्या क्या कौन कौन सा कानून, विवादित कानून बनाने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, विवादित कानून बनाने की जरूरत नहीं थी। भाई कहाँ से विवादित है? भैया, जो लोग 11 साल से कम से कम समय रहते थे, रह रहे होते थे, उनको नागरिकता मिलती थी। वो तो नियम लागू है ये ऑलरेडी। अच्छा, वो पहले से है। सीए में जो लोग वास्तव में जो है यहाँ आ चुके हैं 2014 से, उनको नागरिकता दी जा रही है। ठीक है, यानी कि ये कोई बुराई नहीं है इसमें भाई, सिर्फ सीए लागू कर दिया तो इसमें बुराई किस चीज की बुराई लग रही है क्या? देखिए, ढोल ताशे लेके नगाड़े पीटने की क्या जरूरत है? जैसा कि भाई साहब ने कहा, कांग्रेस में अगर मैं सीए, यूसीसी और एनआरसी के फुल फॉर्म बता देता हूँ नरेंद्र मोदी के हिसाब से। अच्छा। यूसीसी है अनलिमिटेड चुनावी चूरन, सीए है चुनाव आला रे आला, एनआरसी है नफरती रजिस्ट्रेशन सेंटर। ये नफरत के बाजार हैं बिल्कुल एकदम। ये मैंने तीनों के आपको फुल फॉर्म बता दिए हैं। ये जो है ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये नहीं है, ये है अनलिमिटेड चुनावी चूरन। वैसे ही एनआरसी और सीए के फुल फॉर्म मैंने बता दिए हैं आप लोगों को। देश को शायद समझना पड़ेगा कि अगर ऐसे ही ड्रामेबाज प्रधानमंत्री को देश को एक बार और ले आएंगे तो फिर क्या होगा। अब एक बात बता रहे हैं, ये कह रहे हैं शरणार्थी जो आए हुए हैं, पहले 50 साल से जो रह रहा है, अब आप उसको शरणार्थी घोषित कर रहे हो। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जो कश्मीर के पंडित जो पूरे देश भर में शरणार्थी बन के घूम रहे हैं, उसको कब वहाँ भेजोगे? कब वहाँ पे शांति बहाल करोगे? ये तो बता दो नरेंद्र मोदी। अरे तुमने दुष्टता की वो प्रकाष्ठा हो कि कुछ कहने, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं बीच में? अच्छा, ठीक है, रुकिए, हाँ, रखिए। आप तो मोदी तो निर्लजता की वो प्रकाष्ठा है जिसे दुनिया आज एक जनता समझ चुकी है। 2024 में इसको हरा के जवाब देने का काम करेगी। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि 2024 से पहले की मास्टर स्ट्रोक है हमारा सीएए। ये जो बता रहे हैं, दर्द की टेबलेट का जो एहसास होता है उनको होता है जो दर्द से पीड़ित होते हैं। अच्छा, ये तो भी बाहर से आए नहीं। अच्छा। जो यहाँ बाहर से आए और जिनको नागरिकता नहीं मिली है, उनको नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने किया है, माननीय प्रधानमंत्री। अब ये विपक्ष के लोग हरदम तर्क उतर करते हैं। ये नागरिकता देने से पहले ही आपने उनके आधार कार्ड बना दिए। आधार कार्ड का क्या मतलब है? फिर जो उनके आधार कार्ड बनते हैं तो नागरिकता किसे कहते हैं? आप बताएंगे, जवाब देंगे? आपने आधार कार्ड ये साथ देखे हैं जाली आधार कार्ड लेकर बहुत सारे लोग यहाँ पे घुसपैठ किए हुए हैं, समझे। अब ये जो है, ये जितने अब यार तो तुम ही बोल लो छावड़ा जी आप ही बोल लीजिए। ऐसा है
ये जो बात कह रहे हैं, ये दर्द की टेबलेट उनका फायदा उनको नजर आता है जिनको दर्द होता है। मैंने पहले बता दिया। अब ये जैसे ये पुराने जो है इन्होंने शरण दिया था, कभी नागरिकता नहीं दी, यहाँ पे केवल अपने वोट बैंक को बनाने के लिए केवल उतने नागरिकता दी थी, अपने वोट बैंक को बनाने और भुनाने के लिए। ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी ने सीए लागू करके सभी को नागरिकता देने का काम कर दिया, तो क्या बुरा किया? गैर मुस्लिम है लेकिन इसमें सबको नहीं, गैर मुस्लिम नहीं, सभी को है। मुसलमानों को साइडलाइन किया गया है। मुसलमान की ना, मुसलमानों को साइडलाइन नहीं किया गया है। इसमें सीएए मुसलमानों को साइडलाइन नहीं किया गया। मुसलमान और हिंदू सभी को जो बाहर देश से रहे हैं, जो घुसपैठ किए हुए थे, उनको नागरिकता देने का जो काम किया गया है। क्या कह रहे, क्या कह रहे? इलेक्टोरल जो बॉन्ड है, अच्छा। जिनको आज दिखाना है महोदय को, एसबीआई महोदय को, जो देश का सबसे बड़ा बैंक है, अच्छा। उनको दिखाना, उससे ध्यान आकर्षित करने के लिए ये किया जा रहा है कि लोगों को ध्यान वहाँ ना रहे। अच्छा, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड से ध्यान। हाँ, मैं आपको वही जवाब दे रहा हूँ, शायद वो बात मेरी पहुंची ना हो। ये नागरिकता देने की बात कर रहे हैं, तो आधार कार्ड कैसे बन गया फिर? वही आधार कार्ड क्या पहचान नहीं हमारी नागरिकता थी? अच्छा। है ना, ये बताइए, इनसे सवाल तो होता है ना। भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पर अल्पसंख्यक जो कहे जाते थे, आज की डेट में 30-35% है। ठीक है। पाकिस्तान में 14% हिंदू था। अगर 1% वहाँ आज की डेट में 1% भी हिंदू नहीं बचा। अगर उनका मनोबल बढ़ेगा तो वही भारत देश में। तो इसके जरिए क्या हिंदू राष्ट्र बन जाएगा भारत? देखिए, इसीलिए तो अभी हमारे सांसद महोदय ने तीन बहुमत के लिए, तिहारे बहुमत के लिए मांग किया। धर्मनिरपेक्षता को हटाकर, संविधान से हटाकर सापेक्षता को लागू करने की बात कही है। और अच्छा, रुकिए। अच्छा, रुकिए, आप आगे आइए। क्या इस कदम से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? बीजेपी चाह रही है कि इस कदम से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। क्या यूसीसी और सीएए लाने से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा भारत? नहीं, ये जो सीएए कानून आया है, जी। पहले बात तो कानून है क्या? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, ये जो कानून है, ये कानून में बाकायदे लिखा है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, गैर मुस्लिम, सीधा कह लेना, गैर मुस्लिम। हाँ, मैं सबका नाम लेना जरूरी है ना। वो गैर मुस्लिम मुसलमानों को छेड़ करके कोई भी, वहाँ अल्पसंख्यक हैं ये लोग, वहाँ भगाए जाते हैं, सताए जाते हैं। इसलिए इन लोगों का कोई देश नहीं है, तो भारत में इनको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन सवाल यह है, नंबर 1, कि क्या ईसाइयों का देश नहीं है? ईसाइयों का दुनिया में बहुत सारे देश हैं, ईसाइयों को क्यों शामिल किया गया इसमें? दूसरी बात, बौद्धों का बहुत सारे देश हैं, चाइना है, जापान है, इंडोनेशिया है, भूटान है, बर्मा है, बौद्धों को क्यों शामिल किया गया? ईसाइयों का देश होते हुए ईसाई को क्यों शामिल किया गया? अगर ईसाई का देश है, उनको नागरिकता दी जा सकती है, तो मुसलमानों का देश होते हुए भी क्या नागरिकता उनको नहीं दी जा सकती? नंबर 1 बात, एक गलत फैसला है। दूसरी बात, भारतीय संविधान धर्म और जात के आधार पर भेदभाव का विरोध करता है। बराबर है, सभी नागरिकों को एक समान का अधिकार। क्या समानता के अधिकार का हनन है, आप कह रहे हैं? समानता के अधिकार का, भारतीय संविधान में जो समानता का अधिकार है, ये उसका सीधे उल्लंघन है। जब उन्हें नागरिकता ही नहीं दी तो संविधान उन पर कहाँ लागू हुआ भाई? क्या चीज? अगर गैर मुस्लिमों को नागरिकता ही नहीं दी गई तो भारत का संविधान कैसे लागू हो गया? नहीं, जैसे भारत का संविधान कहता है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति धर्म का, हम जाति धर्म के क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं। किसी को भी, कोई भी व्यक्ति यहाँ का नागरिक बन सकता है, उसके नागरिक बनने का प्रोविजन है, उसके लिए एक्ट है। ये क्यों शामिल किया गया? आपत्ति इस बात पर है कि आपत्ति है क्या? आपको भी आपत्ति है क्या? हमको आपत्ति नहीं है। ऐसे तो सभी लोग आएंगे, हम यहाँ के नागरिक बनना चाहते हैं। अच्छा। तो वो अपना सोच समझ करेंगे ना। जनसंख्या वैसे इतनी बढ़ गई है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, और बढ़ा के बैठा लीजिए, अगल बगल सबको बुला लीजिए, चलो भैया यहाँ जाओ। भारत जहाँ खैरात बढ़ रहा है। अच्छा। तो ये कानून लागू ही नहीं होना चाहिए किसी भी समुदाय के लिए? क्या नहीं लागू होना? अब जो इतने सालों से रहे ना, उनको अधिकार देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ठीक है। जो 14 से रह रहे हैं, उनको अधिकार दिए जा रहे हैं और देना भी चाहिए। तो मुसलमानों को कहाँ दिए जा रहे हैं अधिकार? मुसलमान जो पाकिस्तान से आए हुए यहाँ, उनको नहीं दिया जा रहा है। बांग्लादेश के तो बाकी जो है लोगों को तो दिया जा रहा है, जो वहाँ से आए हैं।
ठीक है। अच्छा, गैर मुसलमानों को कहा गया है, तो क्या ये मुसलमानों के साथ नाइंसाफी नहीं हुई? क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोग तो यही कह रहे कि तो नाइंसाफी हो गई भाई हमारे साथ। मैं बरेली से हूँ जी। और मुस्लिम समुदाय से हूँ और कट्टर भाजपा समर्थन में हूँ। अच्छा। मैं 2014 से अच्छा, बाबूराम तो फिर इसमें आपको कमी नहीं दिख रही होगी कोई? हमें तो कोई कमी दिख नहीं रही। कट्टर समर्थक हैं आप? बिल्कुल। कट्टर समर्थक है, देख रहे कमी दिख ही नहीं रही इसमें। नहीं, कमी का जब है नहीं तो क्या दिखेगी? अच्छा, कोई कमी है नहीं। कमी का मतलब ये है कि जिसको समझ ही में नहीं आ रहा को कानून क्या है, वो कमी क्या दिखाएगा? जिसको ये संविधान पढ़ा ही नहीं उसको समझ कमी क्या नहीं। जैसे भारतीय जनता पार्टी का नजरिया है, भारतीय जनता पार्टी ने विकास पर कोई काम नहीं, मजदूरों किसानों पर कोई नहीं काम नहीं किया। अब इनके पास फसाद के अलावा दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। बिना फसाद के आ भी नहीं सकते। ये 2024 में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा, इस पर तो इन्होंने बात नहीं की। ये करेंगे हिंदू मुस्लिम, जिन्ना पाकिस्तान, सनातन खतरे में, हिंदू खतरे में। ये दरअसल देश में अभी आप देख लीजिए, किसान बैठा हुआ बॉर्डर में, मोदी तो दुआएं कर रहा होगा कि कुछ जवान मर जाए और कुछ किसान मर जाए और मैं उस पर शहादत करूं। बिल्कुल बिल्कुल नरेंद्र मोदी 42 जवानों का कातिल आज देश के पटल पर बैठा हुआ है, जो 2019 भाजपा के समर्थक के जवाब लेते हैं। बताइए जी। मेरा नाम करामत अली है, मैं बरेली से हूँ और भाजपा समर्थक हूँ। 2014 कट्टर समर्थक हूँ, क्योंकि मामला ये है कि सरकार किसी की भी रही, मैंने अपने भविष्य में ये देखा है कि गरीबों का कोई भी नहीं है। जो भी है सब पैसे वालों का, और जो दबंग लोग हैं सरकार सब उन्हीं की रही है आज तक। लेकिन इस समय कुछ गरीबों की सुनवाई चल रही है, इसलिए कि जो 20-20 सालों से जमीनें दबी हुई थी वो तो गरीबों को मिल चुकी हैं। मुसलमानों का नुकसान या नफा कहाँ है ये मैं बताता हूँ। मुसलमान कहीं घाटे में नहीं है, मोदी जी के गले से घाटे में नहीं है रहा। ये सिस्टम, ये एक मिनट, एक सिस्टम ये मैं बताता हूँ। ये जो दिक्कतें जहाँ आ रही हैं, तो जिस जगह खुरापाती लोग हैं वहाँ दिक्कतें आ रही हैं। जो हिंदू मुस्लिम जिस तरीके के जो बवाले फैला रहे हैं, ये वहाँ दिक्कतें आ रही हैं। हम लोगों को यही पता नहीं है, हम जिस जगह रहते हैं कि हिंदू क्या होता है, मुस्लिम क्या होता है, हम तो बिल्कुल संयमता से और एकता बना के रहते हैं। ठीक है, एकता हमारे एकता बना, यानी कि इस कानून से कोई नुकसान नहीं है। मिलीजुली प्रतिक्रिया है और लाजमी भी है कि जब कोई कानून आएगा तो उस पर अगर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं तो हर एक कानून का दो पहलू है। कोई इसको सही मान रहा है, कोई इसको गलत मान रहा है। लेकिन बीजेपी, अक्सर लोगों का कहना है कि चुनावी शिगुफा है, बीजेपी इसको मास्टर स्ट्रोक बता रही है, लेकिन विपक्षी दल कह रहे हैं कि हम इस कानून को मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी ने एक और लॉलीपॉप जनता के हाथ में दे दिया है। अब इसका विरोध होता है या फिर अब तो ये कानून बन चुका है तो विरोध होने के चांसेस भी खत्म हो चुके हैं। लेकिन क्या इस कानून के बाद मुसलमानों का समर्थन बीजेपी को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प है। चुनाव नजदीक है और हर एक कदम इस वक्त किस तरीके से क्या मोड़ ले ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। हर एक पार्टी समीकरण को साध रही है। बीजेपी सत्ता में है तो लाजमी है बीजेपी कई ऐसे बड़े बड़े कदम उठाएगी जिससे आगामी चुनाव में उन्हें फायदे मिले और बीजेपी जीत का हैट्रिक लगा पाए। अब क्या इस कदम से बीजेपी जीत का हैट्रिक लगा पाएगी या फिर विपक्षी दल इस मुद्दे को भुनाते हुए मुसलमानों का समर्थन लेने में कामयाब होंगे? अब ये तो जनता पे छोड़ते हैं, जनता को 5 साल बाद मौका मिला है, ये जनता को तय करना है। लेकिन इस मसले पर सियासत पुरजोर तरीके से हो रही है और अब ये सियासत कहां जाके रुकेगी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ प्राइम टीवी के लिए मुस्कान अजमानी, लखनऊ से। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक चलते हुए सीएए की बीते दिनों अधिसूचना जारी की और इसके साथ ही अब सीएए को यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पूरे देश भर में लागू कर दिया गया है। इसको लेकर सियासत भी पुरजोर तरीके से देखने को मिल रही है, क्योंकि जब सीएए लागू किया गया तो इसमें साफ तौर पर कहा गया कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी गैर मुस्लिम शरणार्थी बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भारत में आए हैं अब उन्हें नागरिकता दी जाएगी। ऐसे में मुस्लिम समाज के लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर वो क्या सोचते हैं, आज उनसे हम बातचीत करेंगे इस मसले पर। वो क्या सोच रहे हैं, सरकार से उनकी जो अपेक्षाएं थी, क्या सरकार उस अपेक्षा पे खरी उतर पाई है या फिर नहीं उतर पाई है? आप अपना परिचय पहले मुझे दीजिए। मेरा नाम तुफैल अख्तर है जी, मैं लखनऊ का ही निवासी हूँ।
इस कानून के बारे में जो आप जानना चाह रहे हैं, कल लागू जो हुआ है, तो ये जिस हिसाब से गवर्नमेंट बता रही है उस हिसाब से अच्छा है, लेकिन अभी जब ये खुल के और सामने आएगा तो, और जैसा कि आपने कहा मास्टर स्ट्रोक, तो कल से जो रमज़ान, आज से रमज़ान रोज़े शुरू हुए, कल से हम लोग रोज़ों की तैयारी में थे, तो अभी जब इसके बारे में पूरा डिटेल, कई पन्नों का है ये, हज़ारों पन्नों का ये डिटेल देखा जाएगा, तब उसके बारे में बता पाएंगे हम लोग कि क्या है क्या अच्छा, अभी आपने पूरी इसकी डिटेलिंग नहीं देखी है? अभी नहीं देख पाए हम लोग। अच्छा, जो मोटी मोटी डिटेल, तो हम लोग रोज़े रमज़ान की तैयारी में लगे हुए थे, आज पहला रोज़ा है, तो ऐसे समय पे इसीलिए किया गया है कि इस पे कायदे से ध्यान ना दिया जा सके। अच्छा जी, अच्छा, तो बीजेपी ने मानना यह है कि ऐसे समय पे सीएए इसलिए लाई है ताकि रोजे से एक दिन पहले किसी का ध्यान ना पड़े कि इसकी खामियां क्या हैं, इसकी खूबियां क्या हैं। आप इससे सहमत हैं? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी जो भी कर रही है उनकी बात ये बुरी है कि सीधे लड़ाई होती है सामने से, लेकिन एक जानवर होता है जो पीछे से लड़ता है, उसे गधा कहते हैं। वो पीछे लड़ता है ना, वो पीछे लात चलाता है। तो जो पीछे से किया जाता है वो, उसको तो आप जानते हैं, मैं कहना नहीं चाहता आगे क्या है। बीजेपी पीछे से वार करती है। अच्छा, बीजेपी इस देश को बांटना चाहती है, और वो बीजेपी के पीछे एक आरएसएस है, एक जमात। अच्छा, हम अपने लोगों से दुखी हैं, क्योंकि हमारे घर में आग लगी हमारे चिराग से। अगर हम ठीक होते, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत शिकायत है कि हमारे यहाँ कोई नेता नहीं, मैं नेता हूँ नहीं। मैं कहता हूँ मुसलमानों में कैडर चाहिए है, मुसलमानों में सेवक चाहिए है, और हिंदुओं में भी ऐसे ही चाहिए। और सेवक को हो सकता है जिसको मौत की यकीन और ईश्वर और खुदा का खौफ हो। अच्छा, यहाँ लाइन लगी हुई है, हर घर में लीडर, हर घर में नेता। तो मैं ना नेता हूँ न लीडर हूँ, मैं हूँ एक सेवक। अच्छा, और मैं सेवा करता हूँ। सरकारें आएंगी जाएंगी, सरकार बार बार पाकिस्तान पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान के नाम से चिढ़ता हूँ। क्यों पाकिस्तान पाकिस्तान का नाम लेती भाई? आप जानिए, पाकिस्तान आप जाते हैं, पाकिस्तान यहाँ के सियासी लोग गए हैं, हम नहीं पसंद करते पाकिस्तान को। अच्छा, लेकिन आप सिर्फ हमको निशाना बनाते हैं। अच्छा, बार बार हमारा नाम लेते हैं। अच्छा, आप ये मानते हैं क्या कि ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बीजेपी लेके आई है, इसके जरिए मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश है? नहीं, ये तो कहीं ना कहीं है, गड़बड़ तो है कहीं। अच्छा, लेकिन ये मुल्क ऐसा है, यहाँ हो नहीं पाएगा जल्दी। अच्छा, ये मुख्तलिफ मजहब, मुख्तलिफ ख़यालात, मुख्तलिफ लिबास, ये ऐसा मुल्क है जो दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है। अच्छा, यहाँ हो नहीं पाएगा। अच्छा, ये मुमकिन नहीं है, मुश्किल नहीं, मुश्किल है। और इसलिए कि ये जो भी कर रहे हैं, ठीक है, आप मरात मत दीजिए, आप लोगों को अलग कर दीजिए, लेकिन मुझे बीजेपी से शिकायत नहीं है, मुझे आरएसएस से शिकायत है। अच्छा, क्योंकि आरएसएस शुरू से इस मुल्क को तोड़ने का काम कर रही है। उसने मुसलमानों का नाम लेके जितना प्रेम भाव इससे इस मुल्क की जो कुर्बानियां थी उसको मिटाने की कोशिश की है। अच्छा, और उसका नतीजा ये हुआ कि तमाम पार्टियां बन गई। इसलिए वरना बीजेपी और आरएसएस कभी नहीं पनपता। अच्छा, अगर हर घर में एक सियासी पार्टी न बन जाती है। अच्छा, ठीक है। लेकिन देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ये कह रहे हैं कि हम किसी का हक थोड़ी मार रहे हैं, इस कानून के जरिए हम नागरिकता देने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुसलमानों को ये क्यों लग रहा है कि हम उनके खिलाफ खड़े हैं? देखिए, सबसे पहले तो ऐसे टाइम पे इन्होंने सीए का ऐलान किया है कि हम लोगों में रमज़ान की तैयारियों में लगे थे, और इन्होंने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इन्होंने सीए का ऐलान किया है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको इतनी जल्दी क्या थी, और आपने इस टाइम पे सीए लागू किया। कहीं ना कहीं एक पक्ष को दबाने का काम किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। और हम लोग इस देश में पैदा हुए हैं, हमारे बुजुर्ग यहाँ पैदा हुए हैं, हमारे बुजुर्गों ने यहाँ कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे बुजुर्गों की यहाँ कब्रें हैं। हिंदुस्तान छोड़ के कोई मुसलमान नहीं जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप चाहे जितना कहते रहो, आप किसी को नागरिकता दो या ना दो, उससे हमको लेना देना नहीं है।
और देना चाहिए, ऐसा नहीं है, जो परेशान है उनको देना चाहिए। लेकिन आप जो हो सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति करते हो, आप आरएसएस के इशारे पे चलते हो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान एक जमहूरियत मुल्क है, यहाँ गंगा जमनी तहजीब के हिसाब से हिंदुस्तान चलता है। लेकिन आपने जब से सत्ता में 10 साल से आए हो, आपने भाईचारा पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, एक दूसरे के दिलों में नफरतें पैदा कर दी हैं। जो पहले आपने देखा होगा, अब से 10-12 साल पहले होली में मुसलमान साथ में हिंदुओं के रंग खेलते थे, रमज़ान में हिंदू साथ में बैठ के इफ्तार करते थे। लेकिन आज के दौर में आप देख लीजिए कितनी नफरतें पैदा हो चुकी हैं। अच्छा, इस नफरत जो आपने जिक्र किया कि नफरतें पैदा हुई हैं, क्या इस नफरत का श्रेय बीजेपी और आरएसएस को देंगे फिर आप? ये तो एकदम डाउटफुल, इस पे कुछ है ही नहीं। ये जितना भी है, ये आज़ादी से पहले का इनका मिशन चल रहा था। जिस टाइम देश आज़ाद हो रहा था, हमारे बुजुर्ग शहीद हो रहे थे, पेड़ों पे लटकाए गए हैं उलमा। आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, आप लोगों को पता है कि मुसलमान किस तरह से मारा गया, अंग्रेज़ों ने किस तरह से मारा है। उस टाइम से लोगों ने माफ़ीनामे भेजना चालू किए थे। तो आप लोग खुद समझदार हो कि जो माफ़ीनामे भेजने वाले हैं या जो शहीद होने वाले हैं हिंदुस्तान के लिए, जिन्होंने अपना खून बहाया है। अच्छा, लगातार यहाँ पे मैं सुन रही हूँ कि बीजेपी ने एकता में खलल डालने का काम किया है, लेकिन बीजेपी दूसरी तरफ देखिए, शुक्रिया मोदी भाईजान सम्मेलन चला रही है, पसमानदा मुसलमानों को लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अब अगर हम मदरसों पर गौर करें तो हाईटेक हो रहा है मदरसे। ऐसे में क्या ये कहना मुनासिब है कि बीजेपी मुस्लिमों के अगेंस्ट में हमेशा खड़ी रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे मुल्क के अंदर, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, ये सारे हिंदुस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जो तमाम धर्म और तमाम मज़हब और तमाम कौम के लोग जो हैं मिलजुल के रहते हैं। ये बिल्कुल सच बात है कि जब से बीजेपी आई है तो ये दरारें पैदा होना शुरू हो गई हैं। मुसलमान ये समझ जाए कि हमको निकाला जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि मुझे खुद अगर इंतज़ाम करते तो मैं खुद चला जाऊँ यहाँ के। मैं तो ये चाहता हूँ, जितनी यहाँ बेरोज़गारी है, हमारे पास कारोबार नहीं है। अगर आपके लिए इंतजाम हो जाएगा तो आप भारत को छोड़ देंगे? अगर अच्छा इंतजाम कर दे किसी भी दूसरी कंट्री में, तो मैं समझता हूँ हम ही नहीं, बहुत से मुसलमान खुद चले जाएंगे मोहब्बत और प्यार के साथ। निकालने की जरूरत नहीं है, ना कोई बनाने की जरूरत, कानून बनाने की जरूरत है। जो इंसान परेशान है यहाँ पर, ज़्यादातर मुसलमानों पर रोजगार नहीं है, एजुकेशन सही नहीं है, कुछ भी तो नहीं है हमारे पास है यहाँ के ऊपर। हमारे पास तो खाने के भी लाले लगे हुए हैं। तो आप कानून ना बनाइए, बल्कि आप मोहब्बत से उन मुल्कों से बात कर लीजिए जो बाहर विदेश में मुल्क हैं। 52-53 मुल्क जो हैं, मोदी जी के इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, सबसे अच्छे संबंध हैं। अगर वो चाहे तो थोड़ा थोड़ा मुसलमान खुद मोहब्बत चले जाएंगे। ये बनाने की कानून। अगर आपको पाकिस्तान जाने का मौका दिया जाए तो क्या पाकिस्तान भी जाने को तैयार है? वहाँ के हालात भी तो आप देख रहे हैं ना। पाकिस्तान तो कोई मुसलमान नहीं जाएगा। पाकिस्तान तो लानत भेजते हैं ऐसे पाकिस्तान पे जो हमारा बंटवारा हो गया। अगर पाकिस्तान न बनता तो आज हम यहाँ के ऊपर बाकायदा हमारी भी वैसी बात होती जैसे और लोगों की हो रही थी। पाकिस्तान से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, सिर्फ मुसलमानों को हुआ है। पाकिस्तान न बनता तो इस देश की बात ही कुछ और होती। हमारा मतलब कहने का है, ईरान भेज दें, दुबई भेज दें, सऊदी अरबिया भेज दें। और भारत से आपको प्यार नहीं है क्या? क्योंकि अभी तो आपने कहा कि जब आजाद हो रहा था तो बहुत सारे आपके पूर्वजों ने शहीदी दी। अब आप कह रहे हैं कि भारत छोड़ के जाने को तैयार है? अगर वो चाहते हैं, अगर वो चाह रहे हैं कि मुसलमानों को निकालें, तो प्यार मोहब्बत से मुसलमान अगर रोजगार मिल जाए, कारोबार मिल जाए, उनके बच्चों को शिक्षा अच्छी मिल जाए दूसरे मुल्कों में, तो क्या परेशानी है? हमें तो रहना है, चाहे यहाँ रहें चाहे वहाँ रहें, है ना। हम अपने देश से मोहब्बत करते हैं। कानून की जरूरत नहीं है, प्यार मोहब्बत से आप जाइए, उन कंट्रियों से बात कीजिए। पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह के अलावा जितने भी मुल्क हैं, वहाँ पर अभी भी लोग कारोबार बिजनेस कर रहे हैं, जाके वहाँ पर रोजगार कर रहे हैं। तो प्यार मोहब्बत से काम कर सकते हैं। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया को जोड़ के इतना अच्छा काम किया है कि आज तक किसी वज़ीर आज़म ने इतना अच्छा काम नहीं किया है जितना अच्छा वज़ीर आज़म जो हमारे मुल्क के कर रहे हैं। सबको जोड़ दिया, सबको एक साथ लेके आ रहे हैं कारोबार में। अब देखिए, आधार कार्ड नहीं था पहले, आधार कार्ड बन गया। तो काम तो कर रहे हैं, मगर सबको लेके चलना चाहिए। अभी मुसलमानों को तो देखिए, बीजेपी लेकिन सबका साथ सबका विकास की बात करती है। और अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो उसको लेके भी लगातार हम आंकड़े देखते हैं कि हर एक बराबरी सबको आवास दिए गए हैं। देखिए, मैंने ये भी जिक्र किया कि मदरसों के बच्चों को अब हाईटेक बनाने की भी कोशिश की जा रही है। ऐसे में आप इतना बड़ा इल्जामात क्या बीजेपी पर लगाना ठीक है? देखिए, आपने भी मदरसे की बात कही। मदरसे में
5,000 लोगों की नौकरियां चली गई, आप नोट कर लीजिए, आपके चैनल के पूरी गवाही, 5,000 लोगों की नौकरियां मदरसे की गई। आपने हज की सब्सिडी ख़त्म की और ये कहा कि इससे मुसलमानों का विकास होगा, हमें तो कोई विकास नहीं दिख रहा है। अब आइए कि ये जो CA NRC NPR का जो मसला है, हमारे देश में नागरिकता देने का प्रावधान पहले ही से था, मगर ये इतनी इसलिए लाए जब आसाम में कई लाख हमारे हिंदू और मुसलमान बेघर हुए, तो ये CA का कानून लेके आए कि CA के जरिए हम हिंदू भाइयों को, मतलब ये रखेंगे किसी को नहीं, इनको एक शगुफा छोड़ना था कि हिंदुओं को, हिंदू मुसलमान को अलग से बांटना था। CA कानून इसीलिए लेके आए कि मुसलमानों को बाहर कर देंगे, इनकी धरधंती छीन के इनको डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे। इतना आसान नहीं है सरकार चलाना, इतना आसान नहीं है ये जुमले बोलना। मुसलमान ने देश के अंदर अपनी कुर्बानी दी, इस मुसलमान ने, नौजवानों ने, हम लोगों ने विदेश जाकर के मेहनत की, यहाँ आए, तामीर का काम किया। एक बहुत अच्छी बात लोग कहते हैं कि अटल बिहारी जी ने पासपोर्ट और वीज़े का रास्ता खोला था, उसमें कितने हिंदू भाइयों ने सफ़र किए थे? सारे मुसलमान अगर देश से मोहब्बत न करते, अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा अगर किसी ने सहयोग किया तो मुसलमान ने किया देश के अंदर, इस चीज से इनकार नहीं कर सकते। आप कानून लाए। अच्छा, अगर आपने कहा ना कि मुसलमानों ने भारत को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा अहम योगदान रहा है, लेकिन ये तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर इन्हें मौका दिया जाए तो ये भारत छोड़ के किसी और मुल्क में जाकर रहने को तैयार हैं। देखिए ऐसा है कि लड़ने और मरने से तो अच्छा है कि हम अपने भाई का सामना करें, तो इनका अपना ज़ाती मामला है, ये कह सकते हैं। फिर पहली बात ये कोई कहीं जा नहीं रहा है, आप ये कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे, आप उनकी धन धरती छीनने की बात कर रहे हो। हमने मेहनत मशक्कत से अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, इस देश के अंदर एक नागरिक बनाया, वोट देने का अधिकार हमको मिला। आप एक लाख एक हिस्से में एक ही पल में ये जुमला कहोगे तो इससे क्या महसूस करें? मौलाना कुम्मी की बात अपनी हो सकती है, क्योंकि भाई देखिए मुस्लिम कंट्रियाँ बहुत हैं मुसलमानों की, मोदी जी ने इतने सफ़र करे हैं, तमाम मुस्लिम कंट्रियों के वो मुहाफिज भी कहे जाते हैं, तो थोड़े थोड़े अगर उनको मुसलमानों से इतनी परेशानी है तो मुसलमानों को हिजरत करा दें यहाँ से। ये मौलाना कुम्मी का अपना ख्याल है और इस बात का हम इनका भी समर्थन करते हैं इस बात से। बिल्कुल ठीक है, आप समर्थन करिए, लेकिन देखिए एक बात और अहम है कि गृह मंत्री अमित शाह ये कह रहे हैं कि हम जो पहले से मुसलमान रह रहे हैं उनकी नागरिकता पर तो हम कोई सवाल ही नहीं खड़ा कर रहे, हम तो उनकी नागरिकता ले ही नहीं रहे हैं, तो फिर गुरेज किस चीज़ का है? नहीं, बात ये नहीं है कि अमित शाह क्या कह रहे हैं, अमित शाह क्या कह रहे हैं हमें इससे लेना देना नहीं है। बात ये है कि अमित शाह जो कह रहे हैं वो पेट से कह रहे हैं या जहन से कह रहे हैं? अच्छा, जहन की बात अगर पेट से है तो गलत बात है, अगर सत्ता के लिए है तो गलत बात है। अमित शाह हो या कोई हो, दिमाग खुदा ने दिया है सोचने के लिए, पेट खाने के लिए। जब नेताओं ने दिमाग की बात पेट से शुरू कर दी तो बिगाड़ आ गया, इसलिए इस देश में बिगाड़ है और वो बिगाड़ जन सैलाब से हटेगा। वो सैलाब जब हम ठीक हो जाएंगे, हम किरदार वाले हो जाएंगे, हम अच्छे कैरेक्टर वाले हो जाएंगे, हम आपसे मोहब्बत करने वाले होंगे। मेरा मिशन यही है, मैं यही कोशिश कर रहा हूँ मुसलमानों के ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं से और RSS से भी दोस्ती करो, उनसे भी मोहब्बत करो, उनके करीब जाओ। वो लाते मारे तुम्हारे देखेंगे। अच्छा। हम तो मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, देते रहेंगे, देंगे। राहुल गांधी के समर्थन में ज्यादा नजर आ रहे हैं, वो भी तो मोहब्बत के पैगाम की बात कर रहे हैं। नहीं तो अगर राहुल गांधी के जमाने में हमने इंदिरा गांधी को कफन घसोट कहा है। हाँ, मैंने ये मीटिंगों में कहा है कि एक औरत थी, वो कफन घसोटती थी और उसने अपने बेटे से नसीहत किया कि बेटा मेरे मर जाने के बाद मुझे लोग अच्छा कहने लगे। तो उस बेटे ने, इंदिरा गांधी मर चुकी थी, राहुल गांधी थे, तो उस बेटे ने मुर्दे को निकाल के नाक कान भी काटना शुरू कर दिए। तो लोग कहने लगे इससे अच्छी तो इसकी माँ थी। अच्छा। तो वो कह गई थी कि ऐसा काम करना कि मुझे लोग अच्छा कहने लगे। शायद योगी साहब और मोदी साहब यही सोच रहे हो कि मुझे मेरे बाद में अच्छा कहने लगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि देखिए अब CAA कानून तो बन गया है। हाँ जी बिल्कुल, CAA अब कानून तो बन गया है। अब आगे आप लोग का जो अगला रास्ता है वो क्या होगा? क्या आप एक बार फिर मोर्चा खोलेंगे या सरकार से सिर्फ अपील कीजिएगा इस बार?
देखिए, पहली बात तो ये जो बना कानून बना वो हमारे लिए नहीं बना है। ये सच्चाई तो ये है कि ये जो कानून बनाया गया है वो हम लोगों के लिए नहीं है, भारतीयों के लिए नहीं है। जो भारत में बाहर से आए थे, पाकिस्तान से आए हों, बांग्लादेश से आए हों, बर्मा से आए हों, थाईलैंड से आए हों, अफगानिस्तान से आए हों, ईरान से आए हों, इराक से आए हों, सऊदी अरब से आए हों, दुबई से आए हों, जिन कंट्री से लोग यहाँ पे आके रह रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, बच्चे उनके पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए अमित शाह जी चाहते हैं, मोदी जी चाहते हैं कि उनको यहाँ पर मतलब कि ऐसा हो जाए कि ये भी भारतीय कहलाने लगे, ये भी हिंदुस्तानी कहने लगे। ये असल लोग समझ नहीं पा रहे हैं बात को। हमारा किसी भारत के मुसलमानों से कोई बात नहीं करना, उनको जो बाहर के लोग यहाँ पर रह रहे हैं उन लोगों को नागरिकता देकर उनको अपने में लाना है, ताकि ये ना हो कि ये बाहर के हैं। इसी तरह से भारत के लोग जो बाहर काम कर रहे हैं, सऊदी अरब में है, दुबई में है, अमेरिका में है, लंदन में, यूरोप में है, ऐसे ही वहाँ की भी हुकूमत करे कि जो भारतीय वहाँ रह रहे हैं, परेशान हैं, उनको नागरिकता वहाँ मिल जाए, ताकि वो भी वहाँ के नागरिक कहलाएं, यहाँ के लोग यहाँ के नागरिक कहलाएं, वहाँ के लोग वहाँ कहलाएं। ये है असल मकसद। लोग समझ नहीं पा रहे हैं बात को। असल बात यही है कि जो लोग बाहर के यहाँ पर हमारे मुल्क में रह रहे हैं वो यहाँ के ऊपर उनको नागरिकता मिल जाए, ताकि वो भारतीय कहलाएं। क्योंकि मैं दुनिया भर घूमा करता हूँ, जाता रहता हूँ, देखा करता हूँ जाके, बहुत से हमारे हिंदुस्तान के रहने वाले जो हैं यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, है ना, गल्फ के अंदर हैं, ईरान में हैं, इराक में हैं, दुबई में हैं, पूरे में छाए में, वो भी ये चाहते हैं कि हमको वहाँ की नागरिकता मिल जाए। तो जैसे हमारी सरकार चाह रही है वैसे वहाँ की सरकार भी काम करे तो ये बिल्कुल बराबर मामला हो जाएगा। ये बात है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखिए, CAA अब कानून बन चुका है, देश में लागू हो चुका है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे जो मुस्लिम समुदाय है उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह सार्वजनिक मंच से ये कह चुके हैं कि ये कानून तो बनेगा, उन्होंने इसको कानून बना दिया। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी लगातार अपनी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है और अब CAA इसे मास्टर स्ट्रोक भी बीजेपी बता रही है। अब क्या 24 के चुनाव में बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक चलेगा या फिर नहीं चलेगा? क्या मुस्लिम समुदाय का प्यार बीजेपी को मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? ये सवाल बहुत बड़ा है और इसके जो नतीजे हैं ये भी बहुत जल्दी सामने आ जाएंगे। चुनाव सर पर है, हर एक पार्टी सियासी बिसात बिछा रही है, तो वही बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक चला CAA का। अब ये मास्टर स्ट्रोक बीजेपी के लिए कितनी आसान राह बनाएगा, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ मुस्कान अजमानी, प्राइम टीवी के लिए।